नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद देनी है, जस्टिस उमर अता बंदयाल ने पाकिस्तान के 28वें चीफ जस्टिस पाकिस्तान की हैसियत से उन्होंने हलफ उठा लिया है इस पोजीशन के ऊपर। जस्टिस उमर अता बंदयाल जो हैं सितंबर 2023 तक इस पे वो काम करेंगे। उसके बाद फिर काजी फायज़ ईसा जो हैं वो एक्सपेक्टेड हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनेंगे। या आज एक इंपॉर्टेंट ट्रांजिशन हुई पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। अगले चंद माह में इसी बरस में सुप्रीम कोर्ट से गालिबन 2 सीनियर ऑनरेबल जजेस रिटायर भी होंगे और गालिबन 2 एलिवेशंस भी वहाँ पे देखने में आएंगी। और यूँ सुप्रीम कोर्ट की कॉम्प्लेक्शन और कॉम्प्लेक्सिटी क्या रहती है उस हवाले से भी सियासी लोगों की एक नज़र जो है तबसानकारों की उसके ऊपर रहती है। ये तो एक अहम डेवलपमेंट थी। दूसरी अहम डेवलपमेंट है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब एक बड़े स्ट्रॉन्ग डेलीगेशन के साथ कल 3 दिन के दौरे पर चीन तशरीफ़ ले जा रहे हैं, जहां पर उनकी मुलाकात चीन के सदर प्रेसिडेंट शी जिनपिंग के साथ होगी। और 400 दिनों के बाद प्रेसिडेंट शी जिनपिंग जो हैं ये 2 ही लीडरों से इस मौके पे मुलाकात करेंगे। एक उसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जनाब इमरान खान होंगे, दूसरे रशिया के प्रेसिडेंट पुतिन हैं जिनसे उनकी 4 तारीख को मुलाकात है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान एक ऐसे मौके पर चीन जा रहे हैं जबकि अमरीका और उसके मगरबी इत्तेहादियों ने बीजिंग में होने वाले विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट किया है। और ऐसे मौके पर चीन तवक्को करता था कि उसके दोस्त उसके साथ खड़े होंगे। पाकिस्तान ने हमेशा ये कोशिश की कि पाकिस्तान ये दुनिया को बताए कि पाकिस्तान न चीन के कैंप में है न अमेरिका के कैंप में है और दोनों से बेहतर ताल्लुकात रखना चाहता है। लेकिन अब लोग ये समझते हैं कि एक ऐसे मौके पर जो चीन को ज़रूरत थी तो पाकिस्तान ने खुल के इसका इजहार किया और तासुर दिया कि वो चीन के साथ खड़ा है। और 3 दिन पहले 29 तारीख को पाकिस्तान के 3 या 4 दिन पहले पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान ने इस्लामाबाद में ही चीनी जर्नलिस्ट और सहाफ़ियों से बात करते हुए मगरब को तनकीद का निशाना बनाया और चीन को उन्होंने डिफेंड किया। उनके एग्जैक्ट अल्फाज क्या थे वो मैं आपको सुनाता हूँ। There is a lot of criticism about treatment of Uyghurs by China in the West. But our ambassador went there, Moinul Haq, who's our ambassador in China. We asked him and he went there and he sent us information that this is actually not true on the ground. They do not talk much in the West about Kashmir. Because in Kashmir, the worst violations of human rights are taking place by India, where there's something like 9 million people who are, really basically living in the worst conditions in almost an open prison by these 800,000 Indian troops. So we find it very difficult that while on one side they talk about Xinjiang, but on the other hand there is the silence about Kashmir is deafening for us. And these double standard is what we in Pakistan find it difficult. अब नाज़रीन ये हकीकत है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जब तनकीद करते हैं मगरब को और मगरब के डबल स्टैंडर्ड्स को एक्सपोज करते हैं एज हेड ऑफ द स्टेट, तो मगरब के सियासी हलकों को, वहाँ के हुकूमती हलकों को ये बात कोई बहुत ज़्यादा पसंद नहीं आती है। हम इसके हवाले से भी डिस्कस करेंगे क्योंकि चीन को सपोर्ट करना और चीन के साथ खड़ा होना पाकिस्तान के पब्लिक सेंटिमेंट के मुताबिक है। मुझे आज के प्रोग्राम में की पॉलिटिशियन ज्वाइन कर सकेंगे, मुझे हुकूमत की तरफ से ज्वाइन कर रहे हैं जनाब अली मोहम्मद खान साहब जो कि तहरीक इंसाफ के लीडर हैं, और राना तनवीर हुसैन साहब PMLN के सीनियर लीडर हैं, वो मुझे ज्वाइन करेंगे। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी रह चुके हैं। अली मोहम्मद खान साहब मिनिस्टर हैं, उनसे तो बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मुझे इस मौके पे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब खालिद मंसूर साहब जो कि स्पेशल असिस्टेंट हैं CPEC पे और मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और स्पेशल असिस्टेंट हैं टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान CPEC के मामलात में। उनसे हम थोड़ा सा इस ट्रिप की अहमियत को समझना चाहेंगे। खालिद मंसूर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। खालिद मंसूर साहब, मैं आपसे ट्रिप की अहमियत तो समझना ही चाहूँगा, लेकिन मैं आपको टुकड़ा सुनाता हूँ एहसन इकबाल साहब का, जो 1 के 2 दिन पहले एहसन इकबाल साहब ने जब इस खबर की तफसीलात आई सारी कि आप लोग चीन जा रहे हैं, आप भी हैं और भी मिनिस्टर्स चीन जा रहे हैं, तो एहसन इकबाल साहब ने इस चीन के विजिट पे खासी तनकीद की। वो टुकड़ा मैं आपको सुनाता हूँ। इस मुल्क में CPEC का इनकलाब आना था, उसको तहस नहस कर दिया है। 2020 तक 9 सनती जोनों का इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना था। आज 2022 में एक भी सनती जोन तैयार नहीं है। इन 9 सनती जोन्स में $40 अरब से ज़्यादा की प्राइवेट इन्वेस्टमेंट चाइना से आनी थी। $1 की इन्वेस्टमेंट ये नहीं लेकर आ सके। वज़ीर आज़म कशकोल पकड़ के चीन चला है कि अल्लाह के नाम पे वास्ता है, मुझे $3 अरब का कर्जा और दे दो, और रूस से भी सुना $1 अरब लेने जा रहे हैं, और अब तो कजाकिस्तान के भी हम मकरूज होने जा रहे हैं। नाज़रीन, आपने सुना कि एहसन इकबाल साहब जिनका CPEC के पूरे प्रोसेस प्रोजेक्ट के साथ ताल्लुक़ रहा 2014 के बाद से 2018 तक, उनका क्या एनालिसिस है, क्या उनकी कमेंट्री और रिएक्शन है।
खालिद मंसूर साहब, आप प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के पॉइंट मैन हैं सीपेक के हवाले से, आप डिफेक्टो चेयरमैन हैं, डिफेक्टो हेड करते हैं सीपेक अथॉरिटी को, स्टेट मिनिस्टर हैं आप। इसी हवाले से जो एहसन इकबाल साहब की तनकीद है कि $1 नहीं आया, ढांचा खड़ा नहीं हुआ, ईंट नहीं लगी, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है स्पेशल इकनॉमिक जोन्स के हवाले से? देखिए जी, मैं एक प्रोफेशनल आदमी हूँ, मैं सियासतदान तो हूँ नहीं, तो मैं तो आपको वो बताऊंगा कि जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं, अगर आप सीपैक को ओवरऑल पर्सपेक्टिव में देखें तो सीपैक जो है वो 3 उसके जो पीरियड्स थे, कि पहला पीरियड था अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट का, जिसके अंदर मैंने बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया। आपको पता है कि मेरा ताल्लुक एंग्रो से भी रहा, फिर मैं हक्को को भी लीड करता था। तो उस दोनों असाइनमेंट के दौरान तकरीबन $5 बिलियन के प्रोजेक्ट थे जिसको मैंने डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली सुपरवाइज किया, और सीपैक के थे वो सारे के सारे। तो पहला फेज जो है, जो कि 2015 से 20 तक होना था, उसके अंदर अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट है, और उसके अंदर बड़ा ही क्लियरली डिफाइन था कि हमने करना क्या है। 3 एरिया थे। एक तो ये है कि पाकिस्तान के अंदर आपको पता है कि हिस्टोरिकल जो पावर क्राइसिस थी उसको हमने एलिविएट करना है, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमी भी धीरे हो चुकी थी। उसके बाद चाइना के तनाजुर में देखें तो उनको रीजनल कनेक्टिविटी के लिए पूरा रोड नेटवर्क बनाना था, उसके बाद ऑप्टिकल फाइबर बिछानी थी, और उसके अंदर आप देख लीजिए कि सोशो इकोनॉमिक सेक्टर के अंदर भी खातिर का इसके अंदर काम होना था। और तीसरा ये है कि हमने गवादर विच इज कंसिडर्ड एज ज्यूल इन द क्राउन, उसको भी डेवलप करना था। तो अब जब फेज 1 कंप्लीट हुआ तो इसके अंदर कोई टोटल इन्वेस्टमेंट $25 बिलियन की आ चुकी है। 5300 मेगावाट पावर प्रोजेक्ट अप एंड रनिंग है, उसमें हर किस्म के हैं। और उसके अंदर जो थर माइन है वो हमारा वो वर्ल्ड का 7वां बड़ा कोल के ज़खायर हैं, उसको हम डेवलप नहीं कर पाए थे, वो माशाल्लाह डेवलप हुए। माइन इज अप एंड रनिंग, उसकी कैपेसिटी अब डबल हो रही है। 2 पावर प्रोजेक्ट वो थर माइन पे, इंडिजिनस कोल पे वो चल रहे हैं, 2 ज़ेरे तामीर हैं जो कि हक्को नहीं लगाए मेजॉरिटी एक्विटी के साथ। अगर आप इवन उसको भी देखें, गवादर पोर्ट ऑपरेशन हो गई, और उसके बाद जो 2 वहां पर फ्री जोन्स बनने थे, पहला जोन 60 एकड़ का था, वो 100% एलोकेशन हो चुकी है। 46 में 5 दफा जा चुका हूँ जी, जब से मैंने असाइनमेंट ली है, तो गवादर में 5 दफा जा चुका हूँ। तो पहला जो जोन है फेज 1, उसके अंदर 60 एकड़ था, 46 एंटरप्राइजेज हैं जिन्होंने रजिस्टर किया, 12 ऑलरेडी ऑपरेशनल है। ठीक है। क्योंकि मजीद उसके अंदर इंटरेस्ट आ रहा था, तो इसलिए वो जो सेकंड फेज जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने लास्ट ईयर जुलाई में इनॉग्रेट किया, वो 37 गुना बड़ा है, 2200 एकड़, और उसकी अब डेवलपमेंट भी माशाल्लाह शुरू हो चुकी है। तो खालिद साहब, ये तो पिछले 7 साल की अचीवमेंट्स आपने बताई, ये बहुत अच्छी हैं, लेकिन जो एहसन इकबाल साहब की तनकीद है कि स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है SEZs 9 आइडेंटिफाई हुए थे, उन पे कोई काम नहीं कर सकी है हुकूमत जिसका आप हिस्सा है। बता रहा हूँ आपको, देखिए जी, पहली चीज ये है कि मैं आपको बिल्कुल जो देखें, मैं आपको वो चीज बताऊंगा जो रियलिटी के ऊपर बेस है। ठीक है। सीपैक के अंदर जो हमने अपोर्शन किए थे कि कितने स्पेशल इकोनॉमिक जोन सीपैक के अंदर होंगे, वो 9 थे, राइट। अब उसके अंदर से जब से ये PTI की हुकूमत आई है, तो हमने ये फैसला किया था कि जो पहले 5 हमारे पास जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है या गवादर का फ्री जोन है, उस पर फोकस करें। और उसमें एक जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है वो KP के अंदर है, रशाकाई है। फिर उसके बाद दूसरा पंजाब में अल्लामा इकबाल, फिर तीसरा आपका ढाबे जी के अंदर है, और जो चौथा है वो आपका वो कोयटा के अंदर है, जिसका बोस्तान जिसका नाम है। और गवादर का मैं आपको बता चुका हूँ कि गवादर में क्या कुछ हुआ, और उसके बाद जो सेकंड फेज है वो तकरीबन 7 गुना बड़ा है। अब एक एक करके चलते हैं। रशाकाई जो है वो डेवलप हो चुका है, और वहां पर एक स्टील मिल जो है उसकी कंस्ट्रक्शन भी कंप्लीट हो चुकी है, वहां पर बिजली भी पहुंच चुकी है, वहां पर गैस भी पहुंच चुकी है। अब जो मजीद जिन्होंने अपने आप को रजिस्टर किया है, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन 1 डे। सही है। ये एक प्रोजेक्ट का लाइफ साइकिल होता है, वो डेवलपमेंट फेज में जा रहे हैं, उन्होंने फाइनेंसिंग करनी है, फिर जाके इम्प्लीमेंटेशन होगा। यही हाल अल्लामा इकबाल का है। ढाबे जी के अंदर एक सेटबैक हुआ था, और उसकी वजह यह था कि वहां पर जो डेवलपर जिसने विन करके वो जीता था, तो वो बैकआउट कर गया, अब दोबारा से उसकी बिडिंग करवानी ठीक है।
क्योंकि हमारे अपने कानून है उसके मुताबिक। खालिद साहब, वहाँ पर डेवलपर खालिद साहब बड़ा अच्छा खालिद साहब आपने बहुत अच्छा ये पर्सपेक्टिव दे दिया है। मैं थोड़ा सा पॉलिटिकल साइड पे भी इसके चला जाता हूँ। मकसद ये है कि बहुत सा काम हुआ है, अगर कुछ चीजें नहीं भी हुई तो बहुत सा प्रोसेस जो है वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से भी उस पर प्रोग्रेस हो चुकी है। खालिद मुस्तफा, बहुत भी आपका हमें ज्वाइन करने का और आपको ऑल द बेस्ट विशेस फ्रॉम हमारी तरफ से। आपका कल ट्रिप है 3 दिन का और आपकी ज़ाहिर है बहुत इंपॉर्टेंट मुलाकातें हैं चाइनीज इन्वेस्टमेंट ग्रुप्स के साथ, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ, कंपनीज के साथ। तो वी विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। खालिद मंसूर साहब स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, स्टेट मिनिस्टर हैं। सीपैक के हवाले से वो हमें एक्सप्लेन कर रहे थे कि कैसे सब कुछ गलत नहीं है। स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के हवाले से 5 आइडेंटिफाई हुए हैं और उन पर एक्टिवली प्रोग्रेस हुई है। मैं आता हूँ अली मोहम्मद खान साहब की तरफ भी, राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ भी। राना तनवीर हुसैन साहब, आपने खालिद मंसूर साहब को भी सुना, इससे पहले आपने एहसन इकबाल साहब को भी सुना। मेरा बड़ा इंटरेस्टिंग आपसे क्वेश्चन है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने तनकीद की मगरब को, उन्होंने डिफेंड किया चीन को, और वो चीन जा रहे हैं एक ऐसे मौके पे जब मगरब ने विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट कर रखा है। वहाँ मुमकिन है कि उनकी एक कैजुअल प्राइवेट मुलाकात जो शायद रूस के सदर प्रेसिडेंट पुतिन के साथ भी उनकी मुलाकात होगी। एज एन ऑपोजिशन लीडर, जो आप चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी रह चुके हैं, वाइस प्रेसिडेंट हैं PMLN के, आप क्या इस कंसेंसस का हिस्सा हैं कि स्टेज पे पाकिस्तान को खुल के चीन के साथ खड़ा होना चाहिए था, या आप समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने अपने कार्ड्स ओवर ज़्यादा प्ले कर दिए? जी देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मेरी सॉरी अभी भी है, मैंने दुआ है कि अल्लाह करे कि इनका जो विजिट है वो कामयाब हो और चीन के साथ वो जो पहले तरह हमारी रिलेशनशिप में एक वार्म थी या गर्मजोशी थी वो दोबारा आए। मैं आपको बताऊं कि अगर थोड़ा सा आप मुझे 1 मिनट बात करने की इजाज़त दें तो मैं फॉरेन पॉलिसी के मतलब बात करूंगा कि जो 2018 से पहले जिस तरह चीन और टर्की और मलेशिया और कतर और ये और भी लोग, लेकिन ये 4 लोग जो थे, जो 4 मुल्क थे हमारे साथ बड़े इस तरह खड़े थे, हर चाहे कश्मीर का मसला हो, चाहे हमारे दूसरे इंटरनेशनल फोरम पे जितनी भी चीज़ें होती थी हमारे साथ खड़े होते थे। लेकिन अभी आप इन सब में 2018 के बाद वो हमारी अपनी तरीक़ेकार से, हमारी अपनी अप्रोच जो इश्यूज़ को होती है या अपने कंडक्ट से हमने वो देखा कि वो वार्मथ नहीं रही रिलेशनशिप में जो पहले थी। अभी चाइना का आपने स्पेसिफिक क्वेश्चन किया है तो मैं समझता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर साहब का यही एक मसला है, कोई उनका ज़हनी या नफ्सियाती या उनकी सोच में है कि वो कुछ चीज़ों को ओवर प्ले करते हैं, वो हैंडल करते हैं जिस तरह काम को भी या बाहर के मुल्कों को भी, जिस तरह हम लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी नहीं करते कि किसी को पैम्पर करना और कि जी वक्ती तौर पे ये मेरे साथ चले और उसको थोड़ा कह देना वाह जी वाह क्या बात है, आप तो बहुत अच्छे हैं। तो इस तरह की चीज़ें नहीं होती, ये बड़ी डीप रूटेड होती हैं, आपसे ज़्यादा कौन जानता है। अभी खालिद मंसूर साहब ने जो स्टोरी सुनाई, मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल आदमी इस तरह ही पिक्चर पेंट कर सकता था, लेकिन किसको नहीं पता कि CPEC में एक सुस्त रवि आई और वो जो स्पीड थी या जिस स्पीड से चल रहा था 2018 से पहले CPEC, उस तरह वो नहीं चला जिसमें काफ़ी हमारा दोस्त चीन, जो चीन मुल्क है, जो हमारे हर मुश्किल में हमारे उनके साथ बहुत स्ट्रेटेजिकली और बहुत सारे हमारी कॉमन एक इंटरेस्ट हैं हमारे उनके साथ, जिस तरह हिंदुस्तान है और बाकी भी इंटरनेशनल लेवल पे जिस तरह हम मिलके काम करते हैं वो आपके सामने है। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूँ कि चाइना की वो CPEC के वाले से अगर आप देखें, ग्वादर किसने शुरू किया, किस स्पीड से शुरू हमने किया, क्योंकि शुरू करना और राह एक प्रोग्राम से शुरू करना, आगे लेके चलना, बिजली के कारखाने किसने लगाए, ये सारा जो पहला फेज था उसको 90% हम मुकम्मल कर चुके थे। अभी जो जा रहे हैं, अल्लाह करे कि चाइना के साथ दोबारा उसी तरह हमारे तल्कात हो जाए, लेकिन जब भी इसमें थोड़ी सी चीज़ आई है, कोई गर्मजोशी कम हुई है चाहे इन ममालिक में, तो आपने देखा कि वही आर्मी चीफ को विजिट करना पड़ा या यहाँ बैठ के इंश्योरेंस देनी पड़ी कि CPEC उसी तरीके से चलेगा। अब जरा रुकें, आपका मौक़िफ़ जो है, राना तनवीर हुसैन साहब का मौक़िफ़ जो है चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी बहुत खुल के आ गया। मैं जरा अली मोहम्मद खान साहब, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं। जी 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 राना साहब, मैं जरा जी मैं बात कर रहा था, 1 मिनट मुझे दे दें, क्योंकि ये आर्मी चीफ को कहना पड़ा कि कस्टोडियन जो इसके हैं ओनरशिप हमारी है। इसी तरह सऊदी अरब के साथ जब भी कभी ज़रूरत पड़ी है उनको विज़िट करना पड़ा और वहाँ जाके पहले
जो करते हैं थोड़ा सा काम वो करना पड़ा। तो मैं समझता हूँ ये चीज़ें आपके सामने हैं। फॉरेन पॉलिसी की आपने क्यों बात की थी, और स्पेशली चाइना ही कर रहे हैं, ठीक। तो मैं समझता हूँ कि अल्लाह करे, मेरी तो दुआ है कि इनका विजिट जो है वो कामयाब हो, क्योंकि चाइना। अब जरा आने दीजिए, मैं आपका मौक़िफ़ बड़ा अच्छा, राणा साहब बड़ा क्लियर आ गया आपका मौक़िफ़। अली मोहम्मद खान साहब, आप मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, पार्लियामेंट्री अफेयर्स के वकील भी हैं, प्राइम मिनिस्टर की पब्लिक अफेयर और ग्रीवेंस विंग को भी आप उसके भी हिस्सा है, उसका हेड करते हैं। ये जो तनवीर साहब को शक है, राणा साहब को शक ये है कि जितनी महारत चाहिए, जितनी खुशउस्लूबी चाहिए, जितनी एहतियात चाहिए खारजा ताल्लुकात को हैंडल करने के लिए, अमेरिका के हवाले से जैसे एक तनकीद मगरब पर ज़रा ज़्यादा कर दी, या जिस तरह से चीन को हैंडल किया गया, मलेशिया को हैंडल किया गया, तो प्राइम मिनिस्टर और आपकी गवर्नमेंट जो है वो उतने अच्छे तरीके से खारजा ताल्लुकात को वो समझते हैं हैंडल नहीं कर सके, और ताल्लुकात में उतनी गर्मजोशी नहीं रही है जितनी PMLN के ज़माने में थी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। अपोजिशन लीडर राना तनवीर साहब ने अपनी राय का इजहार किया है। उन्होंने कुछ खारजा पॉलिसी चाइना के हवाले से उसमें सुकम की तरफ इशारा किया, मैं उससे एग्री नहीं करता। मेरा नहीं ख्याल कि चाइना के साथ ताल्लुकात में कोई कमज़ोरी आई है, बल्कि ये ताल्लुक़ हुकूमतों के आने जाने से इस पर कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ता। ये आपको भी पता है, ये मुझे भी पता है, और ये राना साहब को हम दोनों से ज़्यादा पता है, क्योंकि वो डिफेंस प्रोडक्शन के भी मिनिस्टर रहे हैं और सीनियर आदमी हैं। ठीक है, सियासत में आपने बात करनी होती है। पॉइंट आउट प्रॉपर ये नहीं कर सके कि वो कौन से एवेन्यूज़ हैं, एरिनाज हैं जहां ये समझते हैं कि चाइना के साथ हमें अपना ताउन ज़्यादा बढ़ाना चाहिए था। क्योंकि जब से हम हुकूमत में आए हैं, जिस एक हुकूमत के साथ, रियासत के साथ हमारा सबसे ज़्यादा रब्ता रहा है वो शायद चाइना ही है। सऊदी अरब शायद उसके बाद आता है, लेकिन दोनों के साथ अपने अपनी जगह पे अपना हमने एक क्लोज कोऑर्डिनेशन रखी है। और ऑफ कोर्स नॉट टू फॉरगेट तुर्की के साथ भी। अब चाइना का जहां तक ताल्लुक है, देखें चाइनीज़ कौन लोग हैं? चाइनीज़ वो लोग हैं जो अपने दुश्मन को भी नहीं भूलते, अपने दोस्त को भी नहीं भूलते। मुश्किल वक्त में तो बेकार से बेकार आदमी भी अपने मौसिन को याद रखता है, और मैं समझता हूं कि ये वो वक्त है जहां मैटर करता है। देखें चाइना बहुत बड़ा इकोनॉमिक जायंट है, मुस्तकबिल का अप एंड कमिंग बहुत बड़ी पावर है, लेकिन इस वक्त वो एक दुनिया कोशिश कर रही है, वेस्ट कोशिश कर रही है कि उनको इकोनॉमिकली, डिप्लोमेटिकली ज़रा थोड़ा साइड लाइन करें। उनको ज़रा इस वक्त जो उनका एक बाइकॉट का एक सिस्टम चल रहा है, हालांकि पॉलिटिक्स शुड बी माइल्स अवे फ्रॉम स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स शुड बी रिड ऑफ पॉलिटिक्स। स्पोर्ट्स में तो पॉलिटिक्स होनी नहीं चाहिए, बट सैडली वेस्ट इज़ यूजिंग स्पोर्ट्स एज अ जियो पोलिटिकल मैनिपुलेटिंग टूल। अब इसको जो इमरान खान साहब ने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जो ये बात की है, जो मजबूती से खड़े हुए हैं। देखिए कुछ जगह ऐसी होती हैं मोहित साहब जहां यू प्ले बिटवीन द लाइंस, कहीं कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां यू हैव टू डिसाइड ऑन विच साइड आप खड़े हैं, इस तरफ खड़े हैं कि उस तरफ खड़े हैं। क्योंकि कहीं कुछ जगहों पे बीच में खड़े रहने से ना आप इधर के रहते हैं ना उधर के रहते हैं। ये वक्त है अपने एक मजबूत दोस्त के साथ मजबूती से खड़े होने का, और हम उनके साथ अगर खड़े हैं और वज़ीर आज़म पाकिस्तान अगर वहाँ इंशाल्लाह जा रहे हैं, अल्लाह उनको खैर से ले जाए, खैर से वापस ले आए, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने कोई वेस्ट के साथ दुश्मनी मोल ले ली है। हमने एक पोजीशनिंग की है, अपनी एक अलाइनिंग की है, हमने एक मैसेजिंग की है कि वी आर स्टैंडिंग विद द कंट्री, जो कि वहाँ एक स्पोर्ट्स हो रही है। और आप इसको पॉलिटिक्स से अलहदा करके अगर आप उसको वैसे भी देख लें, तो हमने एक बहुत ही नेचुरल लाइन ली है कि हम एक पॉजिटिव एक्टिविटी के साथ हैं, हम एक स्पोर्ट्स एक्टिविटी के साथ हैं। दुनिया जो है एक बहुत बड़ा खेल यहाँ पे मुनक़िद होने लगा है, तो चाइनीज़ जो हैं, जो हमारे फ्रेंड्स हैं, प्रॉबली उनको इसकी जनरली ज़रूरत भी थी कि बड़ी ताकतें हैं, और ख़ासकर जो यहाँ पे साउथ एशिया जो हमारी रीजन है, वहाँ से उनको मजबूत सपोर्ट मिले। मेरे ख्याल में ये जो हम खड़े हुए हैं, ये चाइनीज़ तादेर याद रखेंगे, जिस तरह वो हमारे साथ खड़े रहे हैं। तो आई थिंक इट वाज टाइम कि हम उनको वो रेसिप्रोकेट करें, और मेरे ख्याल में खान साहब ने अच्छे तरीके से रेसिप्रोकेट किया है। चाइना विल रिमेंबर इट फॉर अ लॉन्ग टाइम टू कम। बहुत शुक्रिया। मैं एक ब्रेक आता हूँ। अली मोहम्मद खान साहब का बेसिकली मौक़िफ़ ये है कि ये एक ऐसा मौका था जहाँ पर पाकिस्तान को चीन के साथ खुल के खड़ा होना ही था, क्योंकि मगरब ने, अमेरिका और उसके इत्तेहादियों ने विंटर ओलंपिक्स का बाइकआउट किया, इंटरनेशनल स्पोर्ट्स का उन्होंने बाइकआउट किया, जो बात ही बड़ी मायूब थी। पाकिस्तान इंटरनेशनल स्पोर्ट्स के साथ भी खड़ा है, पाकिस्तान अपने दरीना हलीफ चीन के साथ भी खड़ा है। इस मौके पर पाकिस्तान जुज़-बुज़ नहीं कर सकता था, पाकिस्तान को एक क्लियर पोजीशन लेनी थी, और वो पोजीशन प्राइम मिनिस्टर इमरान खान उनकी हुकूमत के लिए। आपको बताऊँ कि बावजूद इसके कि पैंडेमिक में बहुत ही छोटे डेलीगेशन इस वक्त चीन में जा रहे हैं,
हैं वहाँ मुलाकातों की भी ज़्यादा इजाज़त नहीं है, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ पाकिस्तान के कॉमर्स मिनिस्टर जनाब रज़ाक दाऊद साहब जो एडवाइज़र हैं, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब, पाकिस्तान के फॉरेन सेक्रेटरी और इसी तरह से जैसे कि CPEC अथॉरिटी के जो डिफेक्टो चेयरमैन हैं खालिद मंसूर साहब, वो भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ ही ट्रैवल कर रहे हैं। गलबन असद उमर साहब भी हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर फवाद चौधरी भी हैं और सुहेल महमूद साहब जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और जो हमारी इस वक्त अंडरस्टैंडिंग है कि वहाँ पर बड़ी इंपॉर्टेंट कॉर्पोरेट मीटिंग्स होंगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। ये भी हमारे सामने खबर आई है, जिसको एहसन इकबाल साहब ने इल्ज़ाम के तौर पर प्रेजेंट किया कि चीन पाकिस्तान को $3 बिलियन का क्रेडिट देगा, शायद रशिया से भी क्रेडिट की बात होगी। इस पर मजीद हम बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नाज़रीन वेलकम बैक। मैं सीधा चलना चाहूँगा राना तनवीर हुसैन साहब की तरफ। राना साहब, जो चीन के हवाले से आपने बहुत अपना एक मुफस्सल पॉइंट ऑफ व्यू दिया, उसका जवाब जो है वो अली मोहम्मद खान साहब ने दिया और वो भी आपने सुना। उसके हवाले से फिर थोड़ी सी हम बात करेंगे थर्ड पार्ट में कि इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं आ रही। थोड़ा सा डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में चलते हैं। राना साहब, जहाँ शेख रशीद साहब ने वज़ीर दाखिला, उन्होंने दावा किया कि गुज़िश्ता 3.5 बरस में आपकी कंबाइंड अपोजिशन ने इस मुल्क में हुकूमत के हर बिल का रास्ता रोकने की कोशिश की, लेकिन उसको कहीं कामयाबी नहीं। उसका मतलब है कि अब अपोजिशन किसी किस्म की तब्दीली लाने की सूरत हाल में इलेक्टोरल लेवल पे कम अज़ कम कॉन्स्टिट्यूशनल लेवल पे मुमकिन नहीं है। शेख रशीद साहब के एग्जैक्ट वर्ड्स क्या हैं वो मैं आपको सुनाता हूँ। ना कोई सदारती तर्ज हुकूमत की बात हो रही है, ना एमरजेंसी की कोई बात हो रही है, ना कोई डील या ढील की बात हो रही है, और ना ही अदम एतमाद की बात हो रही है। अगर अदम एतमाद का किसी को शौक़ है तो वो पूरा कर ले, बंदे उनको लाने हैं। और जो कुछ सेनेट में हो गया है, जो कुछ कौमी असम्बली में हो गया है, मैं किसी की तज़हीक नहीं करना चाहता, लेकिन 3.5 साल में एक भी बिल ऐसा नहीं है जिसमें हुकूमत ना जीती हो, सेनेट में भी और कौमी असम्बली में भी। नाज़रीन, इसके साथ ही मैं आपको स्क्रीन पे एक सर्वे दिखाता हूं और राना साहब को भी बताता हूं इस सर्वे के हवाले से। ये सर्वे स्क्रीन पे प्रोड्यूसर साहब दिखा सकते हैं, जिसके दूसरे हिस्से में जहां ये सवाल पूछा गया लोगों से, रेस्पोंडेंट से, कि क्या पाकिस्तान में अर्ली इलेक्शंस की कोई पॉसिबिलिटी है, तो 75% लोगों का इस मौके पे ख्याल है कि अर्ली इलेक्शन की कोई पॉसिबिलिटी पाकिस्तान में नहीं है। 14% लोग अभी भी समझते हैं कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में भी तकरीबन 52% लोग ऐसा लग रहा है कि समझते हैं कि यूज़ होना चाहिए, और 45% लोग जो हैं वो उसके ख़िलाफ़ हैं। राना साहब, ऐसा लगता है इसको देख के कि अपोजिशन की सारी हिकमत अमली जो थी गुज़िश्ता 3.5 साल की, वो किसी नतीजे की तरफ नहीं जा सकी। इसकी क्या वजह है? नहीं डॉक्टर साहब, मैं समझता हूँ जो आपने शेख रशीद साहब का सुनाया है स्लॉट, वो मुझे नहीं समझ आती कि ये उनका काम है वैसे कि इस तरह की बातें करना। उनका नहीं, मतलब गवर्नमेंट के जितने भी स्पोक्स पर्सन हैं सारा दिन आके अपनी एक पोजीशन को ज़्यादा लोगों के सामने एक सक्सेसफुल तरीका एक निकालना के लिए बड़े हम कामयाब जाते हैं। लेकिन अगर आप इनका देखें 3.5 साल में, तो इनकी मेजॉरिटी होने के बावजूद जिस तरह पार्लियामेंट में इनको लेजिस्लेशन में प्रॉब्लम रही है, जो ये बात कर रहे थे, इनके 2-3 पॉइंट थे, मैं उनको एड्रेस करना चाहता हूँ कि हमें कोई भी एक बिल नहीं जो आप पास नहीं करा सके किसी बगैर एक रूटीन से या रूल्स रेगुलेशन के मुताबिक या एक तरीक़ेकार के मुताबिक नॉर्मल तरीके से लेजिस्लेशन इन्होंने नहीं की। जब भी हुआ है इनको एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मेजर्स लेने पड़े हैं, चाहे डिप्टी स्पीकर को बिठा के इन्होंने बुलडोज किए हैं और सुना ही नहीं, बल्कि पेश ही नहीं किया, पढ़ा जाए। वो एक तारीख है वर्स्ट जो तरीक़ेकार है लेजिस्लेशन। इस तरह जो अभी इन्होंने 40 के 35 बिल निकलवाए नहीं, लेकिन ये तो राना साहब आप एक्सप्लेनेशन, मेरा तो सवाल ये है कि आप इनकी मेजॉरिटी बड़ी स्लिम थी, लेकिन आप लोगों ने एफर्ट बड़ी की सड़कों पे भी, असेंबलियों के अंदर भी, लेकिन रास्ता नहीं इनका रोक सके। उसकी क्या वजह? नहीं, मैं अक्सर कहता हूं कि इनको जो इनकी जो हुकूमत है उसको अल्फी के साथ जोड़ा हुआ है। वो थोड़ा सा आपको भी पता बैकग्राउंड का कि जब भी हम किसी से पूछते हैं कि भाई आप बीच में तो इनके अपने MNAs, इनके अलाइज, कि भाई आप बड़े तंग हैं, आप समझते हैं कि अगर PTI के प्लेटफॉर्म से इंदा इलेक्शन में हम गए, जो इनके सियासी मुसाफिर हैं जो पहले भी पकड़ के लाए गए और बिठा दिए गए कि इंदा आपको जिताएंगे, हुकूमत बनेगी आपकी, वो वहाँ पे आप समझते हैं कि हमारा फ्यूचर नहीं है। लेकिन जब आप कहते हैं कि भाई आप तो कहते थे कि हमने वोट नहीं देना, हम इनके साथ नहीं हैं, चलने को तो फिर आप आए हुए हैं,
तो उनके रंग भी पता चल जाता है, बॉडी लैंग्वेज से रंग जर्द होते हैं। वो कहते हैं जी हमें फ़ोन आ गए। ये मैं आपको ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। तो कहने का मकसद है कि एक ऐसी सिचुएशन में ठीक है, अपोजिशन ने बेहतरीन काम किया है कि इनकी जितनी भी बैड गवर्नेंस थी, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज थी, जैसे मुल्क में महंगाई आई, लोगों का जीना हराम हो गया, वो सारी इतनी हाईलाइट की, इतनी लोगों को उस इशू को रेज किया, लोगों को मोबिलाइज किया पीडीएम के प्लेटफॉर्म से। आज इनका ग्राफ जो है, अगर ये जाएं तो मेरा ख्याल है इनको आइंदा इलेक्शन, जो भी इलेक्शन हो, चाहे ज़िमनी इलेक्शन होते हैं या कोई भी इलेक्शन आए या लोकल बॉडीज़ के आए, अभी केपीके का रिजल्ट देख लें, ये उसकी 10,000 तो जी करते रहें। हर पार्टी में डिफरेंसेस होते हैं, किसी टिकट देने में कोई दूसरा नाराज होता है, या लेकिन ये कहना कि हमारे जी वो क्योंकि एक के खिलाफ दूसरा था, वहाँ ये हारे हैं। इनको मानना चाहिए, अपना इनको समझना चाहिए कि हमारी लोगों में, अवाम में कोई पजीराई नहीं। अच्छा, अब जरा रुकिए, मिनिस्टर साहब का भी, हुकूमत का भी व्यू लेने दीजिए। हाँ, अली अहमद खान साहब, बात तो वहां से चली कि शेख रशीद का यह कहना है कि 3.5 बरस में ऑपोजिशन जो थी ना असेंबलियों में ना सड़कों में हुकूमत को डिसलॉज नहीं कर सकी। लेकिन राना साहब ये कहते हैं कि ऑपोजिशन की तनकीद और उसकी सारी स्ट्रैटेजी, हिकमत अमली की वजह से आपकी जो गैर मकबूलियत है वो इतना इजाफा हो गया है कि आप लोग ना तो अपने इलेक्शन अगले जीत पाएंगे, आपके लोग अपने हलकों में जाते हुए डरते हैं। लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन में आपको नाकामी हुई है, पंजाब का वो कह नहीं सके, लेकिन इशारा उनका है कि वहां पर भी लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन जब होंगे तो आपको खासी बड़ी नाकामी होगी। तो इन अदर वर्ड्स, ऑपोजिशन ने आपको जख्म इतने लगाए हैं और हुकूमत आपकी, वो कहते हैं कि फोन पे चल रही है, वरना फोन ना आते तो हुकूमत आपकी कब से ढेर हो गई होती। मोहित साहब, इनका आर्गुमेंट बेसिकली इनहेरेंटली फ्लॉड है। उसकी रीज़न क्या है? देखें, उसकी रीज़न ये है कि ये कहते हैं कि हमें कोई पता नहीं फ़ोन वगैरह आते हैं। तो इस बार सेनेट में क्या हुआ? इस बार तो आपके अपने बंदे नहीं थे, आपके लीडरशिप लेवल के लोग नहीं थे। तो ये तो बड़ा अजीब सा है कि वो क्यों नहीं थे। अब मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, उस पर तफसील से बात हो चुकी है। अच्छा, दूसरा जो इनका अपोजिशन का आर्गूमेंट है कि फ़ोन आते हैं, फलाना होता है, तो इस दफ़ा ये बात इन लोग इस तरह से ये नहीं कर सके। तो इस दफ़ा तो इनका अपना अंदर का जो एक इनहेरेंटली जो डिसयूनिटी है वो खुल के सामने आई है। अंदर के तजादात जो हैं वो खुल के सामने आए हैं। बल्कि इट वाज लुक लाइक अ डिवाइडेड हाउस, लुक लाइक अ शिप जो पानी में नहीं होती, जिसमें आग लग जाती है, एवरीबडी जंप्स अवे, सब छलांग मारते हैं। तो अब तो इस बार तो सिटिंग सेनेटर्स मुस्लिम लीग नून के वो पल पड़े पीपल्स पार्टी पे, जो जिस तरह की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी हुई है, नॉर्मली अपोजिशन में आप नहीं करते, कोई अंदर की क्लोज डोर मीटिंग्स में करते हैं, लेकिन मीडिया पे कि अगर आपके सिटिंग सेनेटर मुस्लिम लीग नून के आपके अपोजिशन लीडर के खिलाफ बात करते हैं तो जॉइंट अपोजिशन की तो फिर कहानी एक मिथ ही रह गई ना, नंबर 1। नंबर 2, देखें टूल्स क्या होते हैं एक अपोजिशन के पास। एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में आपके पास एहतजाज एक बहुत बड़ा टूल है जो आप जॉइंटली नहीं कर सके। आपके पास एक पॉलिटिकल मूव्स होते हैं कि आप मैनेवरिंग करते हैं, आप अदम एतमाद की तहरीक लाते हैं, या आप एक बहुत बड़ा प्रेशर बिल्ड करते हैं एक बहुत बड़ा धरना करके, मास मूवमेंट के जरिए, या आप इस्तीफे देते हैं। हम जब थे, हमारे पास अपोजिशन के पास, जब हम पीटीआई अपोजिशन में थी, हमारे पास तो अदम एतमाद के लिए नंबर बड़े ही कम थे, लेकिन जो 2 थे हमने तीनों यूज़ किए, बल्कि 3 यूज़ किए। देखें, वी वेंट फॉर मास मूवमेंट, हमने किया, स्ट्रगल किया, हर किस्म की मारें भी खाई, सब कुछ हुआ, लेकिन हमने वो किया। और दूसरा, उसके साथ साथ जो है हमने इस्तीफों का ऑप्शन भी यूज़ किया, मंजूर हुए नहीं हुए अलग बात है, हमने एक्सट्रीम स्टेप वो भी लिया। नंबर 3, वी वेंट टू द, इस्तीफे दिए नहीं आप लोगों ने, इन्होंने इन 3 में से कुछ भी नहीं किया। तो वो तो आपके वो तो बाहर हो गया, ठीक है ना जी। हमने जो इस्तीफे दिए थे, मैं कह रहा हूँ एक्सट्रीम स्टेप यूज़ किया, उन्होंने कबूल नहीं किया, वो एक अलग कहानी है। मैं कह रहा हूँ हमने तीनों ऑप्शंस यूज़ किए, इन्होंने तीनों में से एक ऑप्शन भी यूज़ नहीं किया। अदम एतमाद इनके पास एक ऑप्शन है, चौथा वो भी नहीं किया। तो ये तो जो आपके पास पॉलिटिकल मैनेवरिंग है उसको तो साइड पर कर लें, उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आखिरी बात, अब इन साइड द पार्लियामेंट जो एक अपोजिशन के पास तगड़ा टूल होता है, एक तो बहुत ही कम अपोजिशन भी हो ना, कम हो, 15-20 भी बंदे, उनमें काम वाले 5-10 भी हों, वो इतने क्वेश्चन डाल देते हैं, क्वेश्चन आवर में आपको कॉलिंग अटेंशन में तंग करते हैं। इनके पास देखें, हमारी थिन मेजॉरिटी है, इनके पास 150 के करीब इनके मेंबर्स हैं। आप मुझे बताएं, इन्होंने कौमी असेंबली में हुकूमत को कितना टफ टाइम दिया है, सवाए चीखों पुकार करने के और कोरम पॉइंट आउट करने के। आप ये समझते हैं कि ये सीरियस नहीं है आपके खिलाफ? मानता हूं, ये इसका क्या मतलब है? अली अहमद खान साहब, आप ये कह रहे हैं कि आप लोग सीरियस नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, हकीकत आपके खिलाफ सीरियस नहीं। नो, सीरियसनेस की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। सीरियस तो हैं,
क्योंकि दे आर फाइटिंग फॉर द सर्वाइवल ऑफ देयर पॉलिटिकल, अपना जो भी इनकी नीश है, क्योंकि ये पता है कि इनमें से बहुत से लोग, सब नहीं कह रहा लेकिन बहुत से उसमें करप्शन के बड़े बड़े केसेस का सामना है। उनको पता है कि अगर हमने अपने बचाव ना किया तो सियासत के साथ साथ उनकी जो है फाइनेंशियल जो क्राइम्स हुए हैं वो भी सारा जो है वो पकड़ा जाएगा, तो उनके तो स्टेक्स बड़े हाई हैं। इशू क्या है? इशू दो हैं। इशू एक है लीडरशिप का फुकदान इनके बीच में, कि जेन्युइन लीडर इसमें अपोजिशन का, जैसे एक ज़माने में मोहतरमा होती थी तो मियाँ साहब इधर होते थे, मियाँ साहब उधर होते थे, इनमें इस वक्त असम्बली के अंदर जेन्युइन पॉलिटिकल लीडरशिप के वो अपोजिशन को कैरी कर सके एक स्ट्रैटेजी के तहत, वो नहीं है। नंबर 1। नंबर 2 डिवाइडेड हाउस। नंबर 3 कैपेबिलिटी, कैपेसिटी का भी इशू है। देखें, अगर आप 150 बंदों के साथ हुकूमत की इकोनॉमिक पॉलिसीज, उसकी फॉरेन पॉलिसीज, उसकी एग्रीकल्चर पॉलिसीज, उसकी सब, जरा क्विक राणा साहब का भी ना इस पे कमेंट लेना जरूरी है। ब्रेक से पहले मुझे जरा राणा साहब दो चीजों की, देयर इज अ बिग क्वेश्चन मार्क ऑन देयर कैपेबिलिटी। हाँ ठीक, अली मोहम्मद खान साहब का, अली मोहम्मद खान साहब, राणा साहब की, अली मोहम्मद खान साहब का ये व्यू है कि दर हकीकत हटाना चाहते थे लेकिन एक कैपेबिलिटी इशू था, लीडरशिप नहीं थी, जिस वजह से सीरियसनेस बिल्डअप नहीं हो सकी। आपकी ये असल वजह है, और अब तो इलेक्शन ही होंगे 2023 में। क्विक रिस्पांस। नहीं, मैं आपको बताऊं कि ये बिल्कुल अली मोहम्मद खान साहब, क्योंकि वहाँ हाउस चलाने के भी ये जिम्मेदार हैं भी, इनके पार्लियामेंट्री जो अफेयर है, अमूर हैं, वो इनके पास हैं, वहाँ पे स्टेट मिनिस्टर हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो कहते हैं जी कोरम पॉइंट आउट करने के, ये कोरम अपना पूरा नहीं कर सकते। ट्रेजरी बेंचेस अगर कोरम पूरा नहीं कर सकते तो बिजनेस किस तरह करेंगे? जब भी इनको कभी लेजिस्लेशन करनी पड़ी तो वो इसलिए इनको आधे घंटे में करनी पड़ी 35 बिल, कि ये बांध के ला के एक मेजॉरिटी के साथ इनके पास 186 प्लस 180 प्लस कुछ लोग हैं, ये वहाँ पे 86 बंदे नहीं अपने ला सकते। तो जहाँ पे आप कहते हैं जी कॉल इंटेंशन, ये उस पे लाते ही नहीं है। ये जो उस एजेंडे पे ऐसी चीजें हैं, बॉटम पे सबसे नीचे लॉस्ट पॉइंट ऑन दिस एक होता है, ये इनके टैक्टिस है, ये अंडरमाइन किया हुआ है इन्होंने असेंबली को, पार्लियामेंट को। वहाँ पे सही तरीके से ये चला ही नहीं रहे उसको। हम अपना कंट्रीब्यूट जो उस हालात में भी कर सके हैं, जो प्रोटेस्ट करते हैं, ये इनका ख्याल जो है, इनको पता है कि इन्होंने जिस तरह हाउस चलाए हैं, जिस तरह लेजिस्लेशन करते हैं, जो सेनेट की बात करते हैं, जिस तरह इन्होंने बिल पास किया है, तमाम तर एफर्ट के बावजूद, तमाम तर हरबे वो जो ताकतें इस्तेमाल करने के बावजूद 42 हो गया। और चेयरमैन को ये हिस्ट्री में पहली दफ़ा आया कि अपना एक कास्टिंग वोट पे वो आ गया और उन्होंने अपना वोट डाल दिया। वोट वहाँ पे इस्तेमाल करना पड़ गया। कौन मैं ब्रेक ले लूं राणा साहब ये कह रहे हैं कि इनका पार्लियामेंट को, सेनेट को, नेशनल असेंबली को चलाने के हथकंडे जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो मनफी हैं, नेगेटिव तरीकों से इन्होंने अपनी सारी सियासत को हाउस के अंदर चलाया है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हम बात करते हैं चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट से बात करने की कोशिश करते हैं। हमारे साथ हैं राणा साहब भी और अली मोहम्मद साहब भी, लेकिन थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट को भी देखते हैं आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, वेलकम बैक। मेरे साथ हैं दोनों की पॉलिटिशियन, जनाब अली मोहम्मद खान साहब, मिनिस्टर स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स, और राणा तनवीर हुसैन साहब जो चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं, वाइस प्रेसिडेंट PMLN के, दोनों मेरे साथ हैं। लेकिन शुरू में मैं बात का आगाज़ करना चाहता हूँ मोहम्मद असफर एहसन साहब से, जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं और चेयरमैन हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट के। असफर साहब, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद दूं कि आप चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट बने, पहली दफ़ा आप हमारे प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। सवाल हमारा आपसे मुश्किल है और तीखा है, वो ये है कि एक आम तासुर ये है कि इस हुकूमत के, जिसका अब आप हिस्सा बन गए, मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं, इसमें किसी किस्म की इन्वेस्टमेंट जो है, रीजनल हो, इंटरनेशनल हो, मगरब से हो, वो नहीं आई है, ना CPEC में आ रही है। तो इस मौके पर जबकि प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो चीन जा रहे हैं, वहाँ भी हम यही सुन रहे हैं कि चीन से $3 बिलियन लिए जा रहे हैं, रूस से $1 बिलियन लिया जा रहा है, लेकिन इन्वेस्टमेंट का हमें कुछ नहीं पता चल रहा कि क्या कुछ चाइनीज़ इन्वेस्टमेंट स्पेशल इकोनॉमिक जोन में, धाबेजी में, रशाकाई में, अल्लामा इकबाल इंडस्ट्रियल जो सिटी है उसमें आ रही है या नहीं आ रही। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया डॉक्टर मोहित मुझे प्रोग्राम में बुलाने का। दूसरी बात मैं आपको ये बताना चाहूँ एक पूरी कौम के लिए कि पाकिस्तान में ग्रुप एग्जिस्ट करता है, उसका नाम है KNH ग्रुप, और KNH स्टैंड्स फॉर कुछ नहीं हुआ, यानी लगता है कुछ भी नहीं हुआ इस मुल्क में ना, मतलब तो मैं इस तासुर को बिल्कुल कम्प्लीटली रिजेक्ट करता हूँ। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट क्लाइमेट जो है वो बहुत बेहतर हुआ है। जो CPEC के हवाले से बात हो रही है कि CPEC की प्रोग्रेस स्लो हो गई है, ये एक गलत प्रोपेगेंडा है, इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट है लोगों के, तो उसमें बहुत सारी इंटरनेशनल पावर्स भी शामिल हैं। तो आई थिंक एज अ पाकिस्तानी हम इस प्रोपेगेंडा का शिकार नहीं होना चाहिए और इस चीज पे हम यूनाइटेड होना चाहिए। अगर कुछ अप्स एंड डाउन्स आते भी हैं किसी जगह पे, तो ये एक नेशनल कॉज है जिसको हमें कोलैबोरेटिव एनवायरनमेंट में एड्रेस करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जो चाइना का विजिट हो रहा है प्राइम मिनिस्टर का, उसके बारे में ये तासुर गलत कायम किया जा रहा है। हमारा बड़ा जबरदस्त होमवर्क हुआ है
और मेरे ख्याल से इतना अच्छा होमवर्क पहले नहीं हुआ होगा। हमने वहाँ पे जो बिजनेस हाउसेज हैं, जो लार्ज साइज चाइनीज कॉरपोरेशंस हैं, उनके चेयरमैन एमडी लेवल पे हमने बाकायदा वर्चुअल मीटिंग्स की हैं और इस दफा जाके हम सिर्फ पिच नहीं कर रहे बल्कि हम अपनी एक पिच बुक उनको प्रेजेंट कर रहे हैं। अच्छा। और साथ में ये सारी मीटिंग्स हमारी पिछले 2 हफ्ते में चलती रही है। डिफरेंट जो हमारे प्रायोरिटी सेक्टर्स हैं उसके अंदर हमने मीटिंग्स की हैं और बहुत सारी वो कंपनीज जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और सीपैक अथॉरिटी ने मिल के ज्वाइंटली इस पे काम किया है और जो उसमें मैच्योर प्रोजेक्ट्स हैं, तो ये एक बड़ा सैर हासिल इस पे हमने काम हुआ है, इस पे बड़ा कॉन्क्रीट काम हुआ है। तो हम सिर्फ दोस्ती की बेस पे नहीं जा रहे बल्कि हम एक कॉन्क्रीट अपना प्रपोजल्स लेके जा रहे हैं। तो प्राइम मिनिस्टर की जो है वो प्रेसिडेंट शी से मीटिंग है, उसके अलावा प्रीमियर से प्राइम मिनिस्टर से मीटिंग है, एनडीआरसी के चेयरमैन से मीटिंग है। हम एक फ्रेमवर्क एग्रीमेंट साइन कर रहे हैं बिटवीन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड एनडीआरसी के चेयरमैन उसको साइन करेंगे। वो एक बहुत बड़ी पेशरफ्त है, पिछले 2 साल से उस पर काम चल रहा था और उसके अंदर जो भी पॉइंट्स हैं वो हम इंशाल्लाह ताला परसों सुबह को जो है वो उसकी 7:30 बजे साइनिंग है, जो यहाँ से पाकिस्तान से मैं कर रहा हूँ और वहाँ से एनडीसी के चेयरमैन कर रहे हैं और उसको फिर अनाउंस करेंगे, पब्लिक में लेकर आएंगे क्या डिटेल्स हैं। तो बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो अब जरा रुके, मुझे जरा राना तनवीर साहब को इसमें लाना दीजिए। राना तनवीर साहब, आप सीनियर लीडर भी हैं, चेयरमैन पब्लिक अकाउंट कमेटी हैं। आपने सुना मोहम्मद असफर एहसन को जो मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं, जो ये पिक्चर दे रहे हैं, इस पे आपका क्या रद्द अमल है और किस हद तक आप इससे इत्तफाक करते हैं? क्योंकि एक मिक्स्ड पिक्चर है। इन 3 सालों में आए हैं इन्वेस्टमेंट बोर्ड के, शायद आप मुझे करेक्ट कर दें, शायद तीसरे ही हैं, ये शायद अजफर साहब बता दें। तो इस किस्म की ये पिक्चर पेंट करते हैं, ये पढ़े लिखे लोग होते हैं और इस तरह जो प्राइम मिनिस्टर को प्रेजेंटेशन देते हैं वो एक को उठा के दूसरे को लगा देते हैं। बेशुमार मिसालें हैं, जैसा शहजाद अकबर को उठा के दूसरे ने कोई बेहतर प्रेजेंटेशन दे दी कि जी मैं बहुत ज़्यादा विक्टिमाइज कर लूँगा, इसमें मुझे लगाएं। कितने लोग हैं जाए और फिर वो चले गए, चाहे वो हेल्थ के थे, चाहे पेट्रोलियम में थे, चाहे वो कॉमर्स में थे या किसी भी जगह इंडस्ट्री में थे, कहीं ना कहीं उन्होंने वो प्रोफेशनल या इस किस्म के लोग बिठाए। जब वहाँ बैठते हैं तो वहाँ पे ये एक रोज़ी पिक्चर पेश कर देते हैं कि जी बहुत कुछ हो रहा है। भाई कुछ हो रहा है तो हमें भी पता चलना चाहिए। वो जाएंगे, अब वहाँ पे बताएंगे, वहाँ पे एग्रीमेंट हो जाएगा इनके साथ बहुत बड़ा। यहाँ तो एग्रीमेंट और MOU के वो अलमारियाँ भरी पड़ी हुई हैं, 1000 हमें पता है, हमने कितने ये गवर्नमेंट में सारे काम किए हुए हैं। असल मसला तो ये है कि ना तो सीपैक में वो इन्वेस्टमेंट आई है वो स्पीड्स के साथ जो आ रही थी। आज उनका फिगर बता दें कि 2018 से पहले कितनी आई और उसके बाद कितनी आई है इन प्रोजेक्ट्स में जो भी सीपैक के अंडर बन रहे थे। या आपका जो क्वेश्चन था कि भाई हम बताएं कि जो बाहर की फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो कितनी आई है, लेकिन आपको कहीं नहीं मिलेगी। अगर कहीं फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ रही हो तो हमारे जो रिजर्व्स हैं, हमें जो 3-3 अरब डॉलर या 1-1 अरब डॉलर के लिए जिस तरह हम फिर रहे हैं या मांग रहे हैं मुख्तलिफ मुल्कों से जाके, तो ये कभी भी हमारी सूरत हाल ना हो। और जिस रिटर्न के साथ, मार्कअप के साथ, वो भी आपके सामने है। डॉलर पे 4%, 5%, 6% पे सकूक जो बॉन्ड है वो अगर आप अभी तो 8% पे लिया जो भी सकूक बॉन्ड लिए। ठीक है, बड़ा अच्छा आपके सही है पॉइंट। अली मोहम्मद खान साहब, डॉक्टर साहब 8% पे करेंगे 8% जी, आप 4-5% बल्कि गलत कह रहे हैं राणा साहब, 8% पे 7.9। अच्छा, जरा मेरे साथ ही हैं जनाब असफर साहब भी, लेकिन अली मोहम्मद खान साहब, एक चीज़ जो बहुत तनकीद यानी बड़ी शक्ल इख्तियार कर चुकी है कंक्रीट, वो ये कि इस हुकूमत में स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि क्या बताएंगे असफर साहब तो पता नहीं 3-4 चेयरमैन हैं, बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट हैं। तो क्या वजह अली मोहम्मद खान साहब कि आपकी इस हुकूमत के अंदर कोई कहीं ठहर ही नहीं पाता? डॉक्टर साहब, पर्सनैलिटीज़ आर नॉट इम्पॉर्टेंट, रिजल्ट्स आर इम्पॉर्टेंट एंड इमरान खान एंड हिज विजन इज़ इम्पॉर्टेंट। देखें, वोट इमरान खान साहब को पड़ा है, उनको रिजल्ट देना है, आवाम को उन्होंने सहूलियत देनी है, चाहे 10 बंदे बटाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कहता हूँ 15 और लाएं, लेकिन जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, मैं सेनेट के फ्लोर पे कोई पिछले 2 हफ्तों में जो 2-3 दफ़ा बता चुका हूँ, आपके प्रोग्राम में भी कह रहा हूँ कि सवाए महंगाई का इशू जो कि बेसिकली लोकलाइज नहीं है, इंटरनेशनल इशू है,
दुनिया में है, सबको इसका पता है। ऑयल प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं, साथ साथ जो इन हमारा जो इनपुट है ऑयल का, जो हम इंपोर्ट करते हैं फूड के लिए, जो हम कुकिंग ऑयल वगैरह इंपोर्ट करते हैं, प्लस जो हमारी दालें वगैरह, ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इंडिजिनस नहीं है, यू हैव टू इंपोर्ट देम। उसकी प्राइसेस इंटरनेशनल, फिर फ्रेट चार्जेस बहुत बड़ी हैं, कंटेनर्स की 4 गुना बड़ी हैं पोस्ट कोविड। तो कुछ चीज़ें खान साहब की हुकूमत के कंट्रोल में नहीं थी, लेकिन यू मस्ट गिव द डेविल द क्रेडिट वेयर इट इज़ ड्यू। और वो क्रेडिट क्या है? वो क्रेडिट ये है कि मोहतरम राना साहब की जो जमात थी उन्होंने अपनी मेहनत की होगी, मैं इनकार नहीं करता। उनका जो मैक्सिमम, देखें आप कुछ चीज़ों से आप जज करते हैं, एक्सपोर्ट बहुत बड़ी चीज़ है। किसी मुल्क की अगर एक्सपोर्ट नहीं है, चाहे उधर सोना भी निकल आए, एक दिन ख़त्म हो जाएगा। इस वक्त एक्सपोर्ट की सिचुएशन ये है, जो सबसे खुशी की बात है कि आपकी एक्सपोर्ट मियाँ साहब के दौर से 50% बढ़ चुकी है। $2 बिलियन पर मंथ उनकी प्लस माइनस ऑन एवरेज पर मंथ बाय मंथ उनकी थी। इस वक्त आपकी $3 बिलियन पर मंथ प्लस माइनस ऑन एवरेज इस वक्त आपकी हुकूमत टच कर गई है। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। प्लस आपकी जो प्रोडक्शन में बड़ी है, जो आपकी कॉटन एक्सपोर्ट बड़ी है, सारी फिगर्स हमारे पास मौजूद हैं, कहेंगे तो आपको बता देंगे। ओवरऑल ऑन द एवरेज आपकी एक्सपोर्ट आई थिंक 27 या 29% है, ये बढ़ गई है, ओवरऑल बढ़ गई है। ये अल्लाह ताला का करम है कि इन हालात में जब दुनिया नीचे गई है, और प्लस जो देखें अमेरिका, यूके, ये बड़ी पावर्स हैं, उसके साथ साथ जापान जो बहुत बड़ी इकोनॉमिक पावर है, प्लस जर्मनी जो बहुत बड़ी पावर है, वेस्ट में इकोनॉमिक पावर है, इंडस्ट्रियल पावर है, उनकी नेगेटिव में जब जीडीपी गई, आप 3.9 को टच किया, इसमें 5.37। तो देखें जब आपकी इकोनॉमिक बल्ज बढ़ रहा है, आपका इकोनॉमिक बल्ज बढ़ रहा है, इंपोर्ट भी आपने बढ़ा दिया है। क्यों बढ़ाई है? क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट हो रही है बहुत बड़ी तादाद में। आपकी सीमेंट सेल्स देख लें, आपकी एग्रीकल्चर ग्रोथ देख लें। तो इन हालात में इस वक्त चाइना जो हम जा रहे हैं, जरा मुझे क्विकली प्रोग्राम से पहले असफर अहसन साहब को थोड़ा सा लाने दीजिए, चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट को। ये हाँ मुश्किल सवाल उठा दिया असफर साहब आपके लिए राना साहब ने, ये कह के कि भाई आप तो ठीक है प्रोफेशनल आदमी है, लेकिन तीसरे चौथे आप चेयरमैन बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट है। तो एक मिनट में ये बताइए कि अब आपकी क्या स्ट्रेटजी होगी, क्या ऑफर करेंगे आप इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए पाकिस्तान में? क्या कोई हिकमत अमली होगी आपकी? देखिए, पहली बात तो मैं 4th चेयरमैन हूँ बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट का लास्ट 3.5 ईयर्स। तो राना साहब का पॉइंट कुछ जगहों पे वैलिड जरूर नजर आता है, लेकिन उस पर बैकग्राउंड देखना चाहिए और उस पर देखना चाहिए कि कौन प्रेजेंटेशन से काम करता है, कौन रियलिस्टिक डूएबल काम कर रहा है, नंबर 1। नंबर 2, हम सेक्टोरल डायलॉग्स कर रहे हैं। हम बहुत सारे जो इन्वेस्टर्स हैं डिफरेंट कंट्रीज में, उनके साथ इस पर कंसल्टेशन पे हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया है। जो लोकल एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स हैं पाकिस्तान में, मल्टीनेशनल्स और जो बड़े लार्ज ग्रुप्स हैं, उनके साथ हम एफडीआई के हवाले से काम कर रहे हैं, उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। 2 महीने पहले जब मैं आया था और आज अगर आप सर्वे कर लें जिन कंपनीज को हम मिले हैं, जिनको हमने फैसिलिटेट किया है, जो बहुत बड़ी तादाद में है, तो उससे अंदाजा हुआ कि बीओआई का एक जो चेहरा है ना, वो चेंज हो गया। एक न्यू फेज है बीओआई का। ठीक है, बीओआई की टीम पहले भी बहुत अच्छा काम कर रही है। वक्त मेरा खत्म हो गया। ये डिस्कशन आपने देखी, बहुत शुक्रिया। सारे मेरे गेस्ट का फैसला हमेशा की तरह आपका है। आज इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। बहुत शुक्रिया।